साल 2067 था। पृथ्वी लगभग रहने लायक नहीं बची थी। तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा था, जो मानवता को विलुप्त होने के करीब धकेल रहा था। निरंतर तपिश में शहर जलकर गायब हो गए। जीवन को बनाए रखने वाले जंगल राख में बदल गए थे। ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। कोई भी पौधा न बचने के कारण इंसान केवल कृत्रिम ऑक्सीजन पर जीवित थे, जो उन्हें जीवित तो रख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदर से नष्ट कर रही थी। मानवता पतन के कगार पर खड़ी थी। फिर भी इस मरती हुई दुनिया में एक छोटा सा शहर अभी भी खड़ा था। टूटे और हताश बचे हुए लोग उसकी ओर उमड़ रहे थे, यह मानते हुए कि यह उनकी आखिरी शरणस्थली है। इस शहर में एथन वाइट नाम का एक आदमी रहता था। एथन कोई वैज्ञानिक या सैनिक नहीं था, वह सिर्फ एक मजदूर था, लेकिन उस पर जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा था। वह शहर के पावर ग्रिड को बनाए रखता था, जो बिजली और ऑक्सीजन दोनों का स्रोत था। अगर वह एक बार भी असफल होता तो शहर तबाह हो जाता। हर रात वह सूरज की घातक विकिरण से दूर जमीन के नीचे गहराई में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी ज़ैंथी ऊपर धीरे धीरे मर रही थी। उस दिन एथन हमेशा की तरह चिलचिलाती सुरंग के अंदर काम कर रहा था। एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिशियन के रूप में उसने शहर को बिजली देने वाले विशाल परमाणु रिएक्टर को स्थिर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। शिफ्ट खत्म होने के बाद मजदूर जाने के लिए इकट्ठा हुए। हाजिरी के दौरान एक बुजुर्ग मजदूर ने कहा कि वह अगले दिन वापस नहीं आ पाएगा। सुपरवाइजर ने उसे ठंडी नजरों से देखा और पूछा, उसकी जगह कौन लेगा? एथन आगे बढ़ा, मैं यह करूंगा, बस मुझे भुगतान कर देना। बिना किसी हिचकिचाहट के सुपरवाइजर ने उस बूढ़े आदमी को नौकरी से निकाल दिया और सारा बोझ एथन पर डाल दिया। थका हुआ एथन शहर से होकर चला। हर कोई ऑक्सीजन मास्क पहने हुए था। मशीनें और ड्रोन ऊंची इमारतों के बीच घूम रहे थे, हवा को मशीनी शोर से भर रहे थे। मजदूर पकड़कर नौकरी मांगी, बच्चे बीमार, बेरोजगारी में मौत। एथन का दोस्त जैक उसे बचाने के लिए आगे आया। इससे पहले कि कुछ हो पाता, शहर सदमे में जम गया। एक आदमी ने अचानक खुद को आग लगा ली, ये चिल्लाते हुए कि ऑक्सीजन को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जाना चाहिए। कुछ ही पलों बाद उसकी मौत हो गई। उसके शब्द खामोशी में खो गए। अगले दिन समाचार ने एक और दर्दनाक सच सामने लाया। यह पृथ्वी पर आखिरी पौधे की मौत की सालगिरह थी। एक भी पेड़ या फूल नहीं बचा था। घर वापस आकर एथन ने ज़ैंथी के साथ कुछ शांत पल बिताने की कोशिश की। उसने उसे अपने ऑक्सीजन हेलमेट पर एक छोटी सी पेंटिंग दिखाई। अचानक वह जोर जोर से खांसने लगी, मांस के अंदर खून की उल्टी करने लगी। सालों तक कृत्रिम ऑक्सीजन सांस में लेने से उसका शरीर तबाह हो गया था। एथन की आंखों में डर भर गया। अगले दिन एथन एक बार फिर सुरंग में लौटा। जब वह काम कर रहा था तो दो गार्ड उसके पास आए और उसे ले जाने की कोशिश की। जैक आगे बढ़ा और दृढ़ता से कहा, अब मेरे बिना कहीं नहीं जा रहा है। गार्ड एथन और जैक को एक विशाल चमकती हुई इमारत में ले गए। यह क्रोनिकॉप का मुख्यालय था, वह निगम जो पूरी दुनिया को कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति करता था। वे लंबे खामोश गलियारों से गुजरे और अंत में कंपनी की सीईओ रेजिना जैक्सन के सामने खड़े थे। एथन को देखते हुए रेजिना की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हारी पत्नी कैसी है? उसने पूछा। एथन ने थकी हुई आवाज में धीरे से जवाब दिया, मैं जितना मुमकिन है उसकी देखभाल कर रहा हूं। रेजिना ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृत्रिम ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। अगर यह जारी रहा तो मानवता पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। लेकिन उसने कहा, अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी, और वह उम्मीद एथन था। एथन कड़वाहट से हंसा, मैं सिर्फ एक मजदूर हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रेजिना उन्हें एक सुरक्षित प्रयोगशाला में ले गई। कमरे के बीच में एक विशाल मशीन खड़ी थी, इसे क्रोनिकॉप कहा जाता था। उसने खुलासा किया कि एथन के पिता कभी वहां काम करते थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मशीन बनाने में 20 साल लग गए थे। रेजिना ने बताया कि उन्होंने उस डिवाइस का उपयोग करके अंतरिक्ष में एक रेडियो सिग्नल भेजा था। जब सिग्नल वापस आया तो वह अलग था। उसके अंदर भविष्य में 47 साल आगे से भेजा गया एक संदेश छिपा था। एथन और जैक सदमे में खड़े थे। क्या तुम कह रही हो कि ये एक टाइम मशीन है? जैक ने पूछा। एथन फुसफुसाया, इसका मतलब है कि अब से 400 साल बाद भी इंसान मौजूद है। एक वैज्ञानिक ने स्क्रीन को चालू किया और संदेश दिखाया। एथन का दिल बैठ गया। इसमें केवल 3 शब्द थे, एथन वाइट को भेजो। रेजिना ने शांति से कहा, जिसने भी यह संदेश भेजा है उसने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वही बीमारी जिससे लोगों को खून की उल्टी होती है, वही बीमारी जिससे तुम्हारी पत्नी ज़ैंथी पीड़ित है। एथन ने मुश्किल से निकला। उसने कहा, वे दुनिया को बचाने के लिए हमें इलाज भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं ही क्यों? हमें नहीं पता, रेजिना ने जवाब दिया, और हमारे पास किसी को भेजने का केवल एक ही मौका है। जैक ने तुरंत पूछा, सिर्फ एक ही क्यों? वैज्ञानिक ने बताया कि मशीन शहर के एकमात्र परमाणु रिएक्टर से चलती थी।
इसे चालू करने से पूरा शहर बंद हो जाएगा। हम इसे एक बार से ज्यादा नहीं चला सकते। एथन की सांसें धीमी हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, उसने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं उस मशीन में गया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रेजिना ने इस बात से इनकार नहीं किया। सही, बीच पाएंगे, लौटाना नहीं। तो एक तरफा भविष्य। रेजिना ने कहा, जब तुम भविष्य में पहुंचो तो तुम्हें उन लोगों को खोजना होगा जिन्होंने संदेश भेजा था। वे तुम्हें इलाज तक पहुंचाएंगे। तुम मानवता को बचा सकते हो और तुम अपनी पत्नी को बचा सकते हो। बाद में एथन एक शांत कैफे में जैक के साथ बैठा। उसकी आंखें खाली थी। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। जैक ने उससे मिशन के बारे में सोचने का आग्रह किया। हमारे पिता इन लोगों पर भरोसा करते थे। एथन के अंदर कुछ टूट गया। वो चिल्लाया, मेरा पिता एक मूर्ख और झूठा था। एथन ने सच्चाई बताई। उसके पिता रिचर्ड ने तब आत्महत्या कर ली थी जब एथन केवल 8 साल का था। इस नुकसान ने उसकी मां को तोड़ दिया और एथन को गुस्से से भर दिया। तुम चाहते हो मैं उसका रास्ता अपनाऊं? एथन चिल्लाया, क्या मैं अपनी बीमार पत्नी को वैसे ही छोड़ दूं जैसे उसने हमें छोड़ा? जैक एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, मैंने खुद को खो दिया, लेकिन तुम अब भी ज़ैंथी को बचा सकते हो। एथन के लिए यह अब दुनिया को बचाने के बारे में नहीं था, यह उसे बचाने के बारे में था। कहानी अतीत में चली जाती है। एथन 8 साल का है। आज उसका जन्मदिन है। उसके पिता रिचर्ड उसे एक अजीब उपहार देते हैं और धीरे से मुस्कुराते हैं। वह कहता है, ये तुम्हें वो बना देगा जिसके लिए तुम पैदा हुई हो। तुम कुछ महान करने के लिए बने हो। रिचर्ड एथन से एक धातु का बक्सा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही एथन अंदर हाथ डालता है, एक मोटा काला धातु का ब्रेसलेट उसकी कलाई पर कसकर बंद हो जाता है। उसके छोटे हाथ से खून बहता है। उसकी चीखें कमरे में गूंज जाती हैं। एथन समझ नहीं पाता कि कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी आंखों में डर और दर्द भर जाता है। रिचर्ड पछतावे से कांपता हुआ देखता है और कहता है, ये कभी नहीं उतरेगा एथन, मुझे खेद है। फिर रिचर्ड मुड़ जाता है, दरवाजे से बाहर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। कहानी वर्तमान में लौटती है। एथन ज़ैंथी को सब कुछ बताता है। उसकी आवाज भारी है जब वह कहता है, मैं तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी दुनिया हो। ज़ैंथी उसे टिक कर देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दूसरा मौका झूठ है? तुम ऐसा कैसे मान सकते हो? तुम ही सब कुछ। बचाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। ज़ैंथी उससे बहुत देर तक बात करती है। वो शांति से, धैर्यपूर्वक बोलती है, उसके डर को तोड़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे और अपनी इच्छा के विरुद्ध एथन सच्चाई को स्वीकार करने लगता है। शायद ये मौका असली है, शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उस रात बाद में एथन एक ऊंची इमारत की छत पर अकेला बैठा है। शहर शांत है। वो अपनी कलाई पर लोहे के ब्रेसलेट को पकड़ता है और उसे फाड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत से खींचता और मरोड़ता है, लेकिन वह हिलता नहीं है। वह जितना संघर्ष करता है उतना ही असहाय महसूस करता है। देर रात एथन अचानक जाग जाता है। वह एक संदेश लिखता है और उसे ज़ैंथी के बगल में रख देता है। मैं तुम्हारे पास वापस आने का कोई रास्ता खोज लूंगा। जब वो भारी मन से जाता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वह सीधे क्रोनिकॉप के मुख्यालय जाता है और रेजिना के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर मैं इलाज की एक खुराक भी वापस लाता हूँ तो वो ज़ैंथी के लिए होगी। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। रेजिना एक पल के लिए उसे देखती है, फिर सिर हिला देती है। एक वैज्ञानिक एक विशेष टाइम ट्रेवल सूट आगे लाता है और बताता है कि यह यात्रा के दौरान एथन की रक्षा करेगा। वो एथन के हाथ में एक छोटा एआई डिवाइस रखता है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य की निगरानी करेगा और हमें हर विवरण भेजेगा। हमें पता चलेगा कि तुम जीवित हो, हम देख रहे होंगे। एथन सूट पहनता है और मशीन के केंद्र में कदम रखता है। ऊर्जा के गोलाकार स्तंभ उसके चारों ओर जल उठते हैं। प्रक्रिया शुरू होते ही मशीन कंपन करने लगती है, जिससे चैम्बर रोशनी से भर जाता है। जाने से पहले एथन जैक की ओर मुड़ता है और कहता है, ज़ैंथी का ख्याल रखना भाई। अचानक ऊर्जा का एक प्रवाह फूटता है। मशीन जोर से हिलती है और पूरी सुविधा में अंधेरा छा जाता है। एथन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक गहरे शून्य में खींचा जा रहा हो। प्रकाश के कण उसके चारों ओर घूमते हैं। एक अंतिम हिंसक प्रभाव के साथ एथन बादलों को चीरता हुआ जमीन से टकरा जाता है। एक विशाल जंगल के बीच में उतरता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो उसके टाइम ट्रैवल सूट में आग लगी होती है। घबराकर वो उसे फाड़कर दूर रेंग जाता है। कुछ क्षण बाद सूट के कोर से चिंगारियां निकलती हैं। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे जंगल में गूंजता है। एथन खुद को संभालता है और चारों ओर देखता है तो एक घने अछूते जंगल में खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वह समय में 100 साल पीछे चला गया है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरी भरी हरियाली एक ऐसी दुनिया की है जो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। कहां? नक्शा मानो।
जैसे ही एथन आगे बढ़ता है वो दूरी पर कुछ देखता है, एक कंकाल। ये सालों से वहीं पड़ा है। खोपड़ी में गोली का एक साफ छेद है। जब एथन जैकेट पर सिला हुआ नाम देखता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। नाम लिखा है एथन व्हाइट। एथन स्तब्ध है, कुछ भी समझ में नहीं आता। पास में ही उसे एक और आर्ची डिवाइस मिलता है जो बिल्कुल उसके अपने जैसा है। फिर उसकी नजर कंकाल की कलाई पर लगे धातु के ब्रेसलेट पर पड़ती है। यह वही ब्रेसलेट है जो उसकी बाह पर बंधा है। केवल एक ही अंतर है, कंकाल पर लगा ब्रेसलेट हल्का हरा चमकता है। इथन दूसरे आर्ची को चालू करता है और उसे आखिरी रिकॉर्ड किया गया लॉक चलाने का आदेश देता है। घबराहट में 2 आवाजें गूंजती है। कुछ क्षण बाद एक गोली चलने की आवाज आती है। रिकॉर्डिंग जारी रहने से पहले बैटरी खत्म होने के कारण डिवाइस बंद हो जाता है। जंगल में और अंदर जाते हुए इथन को मानव सभ्यता के सड़े गले अवशेष दिखाई देने लगते हैं। उसके अपने युग की जंग लगी संरचनाएं और टूटी फूटी मशीनें पेड़ों के बीच बिखरी पड़ी हैं। रात, वीर खाया, विशन का, आर्ची, तारे देखो। उनकी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद आर्ची एक चौंकाने वाला नतीजा देता है। यह साल 2474 है। यह भविष्य है, लेकिन एक ऐसा भविष्य जहां प्रकृति ने पृथ्वी पर फिर से पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है। आसमान साफ है और तारे प्रदूषण से अछूते चमक रहे हैं। अचानक मौसम हिंसक हो जाता है। बिजली आसमान को चीर देती है और मूसलाधार बारिश टूट पड़ती है। पेरियों का जहर असर दिखाने लगता है। इथन को बेकाबू होकर उल्टियां होने लगती हैं। उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। समय बीता है। जब इथन अपनी आंखें खुलता है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। वो जैक है। 2067 में वापस क्रोनिकॉप के वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि इथन की हालत गंभीर है। केवल थोड़ी सी ऊर्जा बची होने के कारण उन्होंने टाइम मशीन को आखिरी बार चालू किया और जैक को भेज दिया। जैक बताता है, मशीन में आखिरी छलांग के लिए बस पर्याप्त शक्ति थी। मैं इसी तरह यहां पहुंचा। बाद में इथन जैक को कंकाल के पास ले जाता है और धीरे से पूछता है, मैं इस तरह कैसे मर सकता हूं? जैक गोली के घाव की जांच करता है और अपना सिर हिलाता है। मुझे नहीं लगता कि यह कंकाल तुम्हारा है। कुछ तो गड़बड़ है। इलाज अभी। आर्ची के मार्गदर्शन में वे जंगल में और अंदर जाते हैं। दूरी पर उन्हें एक विशाल सुदृढ़ धातु का बंकर दिखाई देता है। जैसे ही इथन दरवाजे के पास पहुंचता है, उम्मीद जगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक झाड़ियों से एक छोटा रोबोटिक स्कैनर निकलता है और इथन की आंखों को स्कैन करता है। एक छोटे से ठहराव के बाद बंकर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर पूरी तरह से अंधेरा है, जैसे कि भीतर से कोई देख रहा हो। वे सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। रोशनी का आखिरी निशान भी गायब हो जाता है। स्क्रीन ऑन। स्वागत, इथन भाई। इथन एंटर दबाता है। तुरंत उसकी कलाई पर लगा धातु का ब्रेसलेट दर्दनाक रूप से कस जाता है। स्क्रीन चमकती है। डीएनए नमूना विश्लेषित। कुछ क्षण बाद पूरी सुविधा में बत्तियां जल उठती हैं। इथन सन्न रह जाता है। यह वही प्रयोगशाला है जिसे वह कभी जानता था, क्रोनिकॉप टाइम मशीन का घर। लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। मशीनें जंग से ढकी हुई है और ऐसा लगता है जैसे सदियों से वहां कोई नहीं आया है। इनगिन, सदा लाल, अभी हरा। और कंकाल का ब्रेसलेट भी हरा है। इसका मतलब है कि मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं और मैं भी उसी तरह मर सकता हूं। इथन आर्ची से लैब का संग्रहित फुटेज चलाने के लिए कहता है। एक होलोग्राम दिखाई देता है। यह उसके पिता रिचर्ड है। वो बताता है कि वह क्रोनिकॉप टाइम मशीन के पीछे का मुख्य भौतिक विज्ञानी था। फुटेज में रिचर्ड को भविष्य में एक सिग्नल भेजने की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। मशीन चालू होती है और संदेश भेजती है। कुछ सेकंड बाद एक जवाब आता है। डिकोड करने पर उसमें लिखा होता है, इथन वाइट को भेजो। हैरान रिचर्ड रेजिना की ओर मुड़ता है और पूछता है, मेरे बेटे को 400 साल भविष्य में कौन बुला रहा है? रेजिना जवाब देती है, तो हमें जांच के लिए किसी को भेजना चाहिए। वैज्ञानिक तुरंत आपत्ति जताते हैं। वे बताते हैं कि साल 2474 तक मशीन का पावर सोर्स लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। फुटेज धुंधला हो जाता है। कहानी 2474 की बर्बाद प्रयोगशाला में वापस आती है। इथन और जैक चुपचाप खड़े हैं। जब अचानक चेतावनी का अलार्म बजता है तो पता चलता है कि न्यूक्लियर कोर फेल हो गया है। टाइम मशीन बंद हो रही है। इथन तुरंत आर्ची से सवाल करता है। आर्ची बताता है कि खराबी के कारण 2067 से सारा संचार कट गया है। इससे भी बदतर, उनके पास रिएक्टर को स्थिर करने के लिए केवल 3 घंटे हैं। अगर वे असफल होते हैं
तो एक बड़ा परमाणु विस्फोट सब कुछ नष्ट कर देगा। जैक तुरंत कोर की मरम्मत की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि ईथन स्थिर रहता है। उसके मन में सवाल उमड़ पड़ते हैं। ईथन पूछता है, अगर उन्हें पता था कि पावर फेल होने वाला है तो उन्होंने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी? और अगर वे सच में मदद करना चाहते तो वे किसी डॉक्टर या सैनिक को भेज सकते थे। तुम्हें क्यों भेजा? जैक शांति से जवाब देता है, कोई सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? 3 घंटे से भी कम समय बचा होने के कारण वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। अपने पुराने काम के दिनों के जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए वे जंगल पार करते हैं और आखिरकार शहर पहुंच जाते हैं। यह नजारा उन्हें सन्न कर देता है। शहर पूरी तरह से वीरान है। इमारतें बेलों और पेड़ों के नीचे दबी हुई हैं। प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया है। दृश्य परेशान करने वाला है, फिर भी अजीब तरह से शांत है। सड़कों पर कंकाल बिखरे पड़े हैं। उस पल में ईथन को एक दर्दनाक बात समझ में आती है। इंसान ही असली विनाशक थे। मानवता के चले जाने के साथ पृथ्वी ठीक होने लगी है। ईथन एक स्कूल की कक्षा के खंडर में प्रवेश करता है। यह वही कमरा है जहां ज़ैंथी कभी पढ़ाती थी। अंदर उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ती है। जैसे ही वह करीब से देखता है, उसका दिल डूब जाता है। वह ज़ैंथी है। उसके हाथ में वही है क्लिप है जिसे ईथन ने पीछे छोड़ दिया था, जिस पर शब्द खुदे हुए थे, मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता खोज लूंगा। उसके नीचे ज़ैंथी ने एक जवाब जोड़ा था, काश तुम वापस आ जाती। ईथन की आवाज भरा जाती है। वह कहता है, मतलब हम असफल हुए। यहां आकर कुछ नहीं बदला। मैंने उससे लौटने का वादा किया, फिर भी उसे मरने को छोड़ दिया। जैक धीरे से जवाब देता है, अब कोई रास्ता नहीं है, हमें वापस जाना होगा। अचानक ईथन सन्न रह जाता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह कंकाल के आर्ची डिवाइस की ओर दौड़ता है और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है। खाली कमरे में 2 आवाजें गूंजती हैं, उसकी अपनी और जैक की, जो जोर शोर से बहस कर रहे हैं। फिर जैक की आवाज घबराहट में ऊंची हो जाती है। अपनी आवाज सुनकर जैक अचानक जड़ हो जाता है। चेहरे पर डर झलकता है। वह बंदूक निकालकर ईथन पर तान देता है। उस रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज कैसे है? जैक गरजकर पूछता है। ईथन हथियार को घूरता है। तुम्हारे पास बंदूक है ही क्यों? वह पूछता है। यहाँ हर कोई पहले से ही मर चुका है। तुम खुद को किससे बचा रहे हो? या तुम मुझे मारने जा रहे हो? जैक पलटकर जवाब देता है, तुमने मुझे इस रिकॉर्डिंग के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ईथन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ उठाता है। मुझे बंदूक दो। जैक, तुम ठीक से नहीं सोच रहे हो। विस्फोट से पहले 2 घंटे से भी कम समय बचा होने पर जैक खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। वह ईथन को परमाणु रिएक्टर में ले जाता है। पावर ग्रिड रूम के अंदर हवा में अफरा तफरी का माहौल है। खुले तारों से चिंगारियां निकलती हैं। वे सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय पूरा रिएक्टर जोर जोर से हिलने लगता है। अचानक भारी दरवाजा बंद होने लगता है। ईथन अंदर फंस जाता है। जैक उसे रोकने के लिए बेतहाशा संघर्ष करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। विकिरण का स्तर तुरंत बढ़ जाता है। ईथन को अपनी ताकत खत्म होती महसूस होती है। अपनी बची हुई पूरी ताकत से वह एक लीवर खींचता है और गिर जाता है। एक पल बाद जैक शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और ईथन को बाहर खींच लाता है। धीरे धीरे ईथन को होश आता है। रिएक्टर स्थिर हो जाता है। बिजली बहाल हो जाती है। वे लैब में लौटते हैं। टाइम मशीन फिर से चल रही है। ईथन की नजर एक लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। वो उसे खोलता है और वही गलियारा दिखता है। वह जगह जहां उसे पहली बार अपना कंकाल मिला था। उलझन में और हिला हुआ, उसे समझ नहीं आता कि उसके अवशेष लैब के ठीक बाहर क्यों पड़े हैं। अंदर वापस आकर ईथन अपने आर्ची डिवाइस से बैटरी निकालता है और उसे कंकाल के आर्ची से जोड़ देता है। फिर वो बोलता है, अब मैं समझ गया। भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है। हम इसे बदल नहीं रहे हैं, हम बस इसमें से गुजर रहे हैं। पहले जब तुमने मुझ पर बंदूक तानी थी और गोली नहीं चलाई तो मुझे लगा कि मेरी मौत टल गई है, लेकिन मेरा कंकाल अभी भी वही है। वह जैक को देखता है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदला है। चाहे हम कुछ भी करें, अंत वही रहता है। हम वापस जाते हैं, तुम मुझे गोली मारते हो और मैं उस गलियारे में 400 साल तक पड़ा रहता हूं। जैक कुछ नहीं कहता। इसके बजाय एक पुराना आर्ची डिवाइस चालू कर देता है। एक वीडियो चलने लगता है। इसमें साफ तौर पर जैक को ईथन पर बंदूक तानते और ट्रिगर दबाते हुए दिखाया गया है। जैक घबराहट में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ईथन का केवल एक ही लक्ष्य है, अपनी पत्नी के पास लौटना। यहाँ जीवन है। जैक तर्क देता है, वापस जाना पागलपन होगा। हम सभी को नहीं बचा सकते। बहस नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एक अचानक पावर ग्रिड में तोड़फोड़ करने लगता है। गुस्से में ईथन उसे कंट्रोल रूम के अंदर बंद कर देता है। हिला हुआ और जवाबों के लिए बेताब, ईथन अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पुरानी वीडियो फुटेज को चालू करता है। रिचर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है और कहता है, बेटा, मैंने ये टाइम मशीन तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम्हें एक बेहतर भविष्य दे सकूं। ईथन की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक और रिकॉर्डिंग चलती है। रिचर्ड घबराकर अपनी पत्नी को फोन करता है।
इथन के साथ तुरंत लैब में आओ। वह कहता है, हमारे पास समय नहीं है। रिचर्ड ने सच्चाई का पता लगा लिया था। एजना ने कभी दुनिया को बचाने की योजना नहीं बनाई थी। उसका असली लक्ष्य भागना था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को भविष्य में भेजने का इरादा किया था, आने वाले पतन से दूर। लेकिन इससे पहले कि वे लैब पहुंच पाते, एजना और उसकी गार्ड अंदर घुस आए। धोखा। वह रेजिना का मोहरा था, बचपन से तैयार किया गया। जैक को इथन के बगल में उसकी रक्षा करने, उस पर नजर रखने और समय आने पर उसे धोखा देने के लिए रखा गया था। फ्लैशबैक में लैब के अंदर रेजिना और रिचर्ड के बीच एक तीखी झड़प दिखाई देती है। रेजिना तर्क देती है कि पूरी मानवता को बचाने से केवल वही विनाश दोहराया जाएगा। इंसान वायरस है। वह कहती है, केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही भविष्य में भेजा जाएगा। रिचर्ड इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि सभी को बचाया जा सकता है। वह रेजिना को बताता है कि टाइम मशीन को स्थायी रूप से एथन के डीएनए से जोड़कर लॉक कर दिया गया है। जब तक एथन जीवित है, रेजिना के पास उसे जीवित रखने और अंततः उसे 20 साल भविष्य में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गुस्से में रेजिना एक जूनियर वैज्ञानिक की ओर मुड़ती है और पूछती है, क्या तुम रिचर्ड के बिना मशीन चला सकते हो? जब वैज्ञानिक हाँ में जवाब देता है तो रेजिना बिना किसी हिचकिचाहट के रिचर्ड की छाती में गोली मार देती है। सच्चाई एथन को तोड़ देती है। उसके पिता ने अपनी जान नहीं ली थी, उनकी हत्या की गई थी। और एथन के अनाथ हो जाने के बाद रेजिना ने जैक को उसके बगल में रख दिया। धैर्यपूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करती रही जब उसे मशीन में वापस लाया जा सके। अचानक जैक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। एथन उसकी ओर देखता है और कड़वाहट से कहता है, तुमने भाई बनकर मेरा इस्तेमाल किया। जैक धीरे से जवाब देता है, मैं बस एक बच्चा था, रेजिना ने हम दोनों का इस्तेमाल किया। जैक फिर बताता है कि रेजिना 2067 में अपने चुने हुए अभिजात वर्ग के साथ भविष्य की यात्रा करने की तैयारी कर रही है। उन्हें जाने दो। वह कहता है, हम सभी को नहीं बचा सकते। लेकिन एथन गुस्से में टाइम मशीन के अंदर के कनेक्शन को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक उसे रोकने के लिए एक बंदूक निकालता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो एथन को मारना नहीं चाहता। फिर एक असहनीय संघर्ष के क्षण में जैक बंदूक अपनी ओर मोड़ लेता है। गोली की आवाज कमरे में गूंजती है। एथन के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं। उसका एकमात्र सच्चा दोस्त उसके सामने गिर जाता है। एथन खामोशी में रह जाता है। इस बीच 2067 में रेजिना अमीर परिवारों से घिरी टाइम मशीन के सामने खड़ी है। वह घोषणा करती है कि इतिहास इस दिन को याद रखेगा जिस दिन मानवता ने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद को विलुप्त होने से बचाया। महानता। एथन रेजिना की नियोजित यात्रा को बंद कर देता है और सिस्टम में एक नया संदेश टाइप करता है, एथन बाइट को भेजो। सच्चाई साफ हो जाती है। 400 साल पहले भेजा गया संदेश खुद एथन ने भेजा था। जैक की मृत्यु के बाद वह समझ जाता है कि यह एक बंद टाइम लूप है। अगर वह संदेश नहीं भेजता है तो रेजिना उसे 2067 में कभी नहीं भेजेगी, और अगर वह तभी नहीं आता है तो दुनिया कभी नहीं बचेगी। तो एथन अपनी ही यात्रा का कारण बन जाता है। वह अतीत में संदेश भेजता है, अपने छोटे रूप को भविष्य में बुलाता है। यह सुनिश्चित करता है कि चक्र पूरा हो। वापस 2067 में टाइम मशीन सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा चैम्बर में दौड़ जाती है। फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। मशीन के अंदर हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं, वही पौधे जिन्हें एथन ने भविष्य से भेजा था, जिससे उसके पिता का सपना पूरा हो गया। उनके साथ आर्ची डिवाइस भी आता है जिसमें रेजिना द्वारा रिचर्ड की हत्या की स्पष्ट फुटेज होती है। भविष्य में एथन टाइम मशीन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है ताकि उसका कभी भी फिर उपयोग न हो सके। कुछ समय बाद 2067 में टेंथी समाचार देखती है, रोनेकॉप की प्रयोगशाला पर छापा मारा गया है। लंबे समय से विलुप्त पौधे बरामद किए गए हैं। रेजिना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानवता को पृथ्वी को ठीक करने का दूसरा मौका दिया गया है। जैंती तुरंत समझ जाती है एथन ने भविष्य से पौधे भेजे थे। तभी एक महिला उसके पास आती है और उसे जैंती के नाम वाला एक छोटा सा बक्सा देती है। अंदर एक फूल है। जैंती की आंखों में आंसू भर आते हैं। एथन ने इसे उसके लिए भेजा था। वर्ष 2474 में एथन जैक के लिए एक समाधि शिला बनाता है, उस भाई का सम्मान करते हुए जिसे उसने खो दिया था। वह जैंती का हेयर क्लिप वहां रखता है, ये उसके पास सबसे कीमती चीज है, और अलविदा कहता है। एथन जानता है कि वह उसके पास कभी वापस नहीं आ सकता। कंकाल गायब, भविष्य बदला, पागा स्तब्ध। उसके सामने एक समृद्ध उन्नत सभ्यता खड़ी है। इंसान प्रकृति के साथ बिना उसे नष्ट किए सामंजस्य से रह रहे हैं।
जीवन। उसका मिशन पूरा हो गया है। हालांकि वह कभी भी जयंती के पास वापस नहीं जा सका। उसने उसे कुछ बड़ा दिया, एक जीवित दुनिया, एक भविष्य और उम्मीद। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप देखते देखते कहानी में खो गए, तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।